ये जिस हिंदुत्व की बात की जाती है, इस हिंदुत्व की अवधारणा समावेशी क्यों नहीं, इंक्लूसिव क्यों नहीं है? ये इसमें पिछड़ों और दलितों की हकमारी जैसी चीजें सामने आती है कि इन सब को, इनके इनकी आकांक्षाओं को, इनके एम्बिशन को दबाने के लिए एक हिंदुत्व का एक चोला फेंक दिया गया है। इस प्रकार की का कॉन्सेप्ट कम से कम मौजूदा समय में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है? म्यूट है आप सब। सॉरी, जी। नहीं म्यूट नहीं हूं मैं, आप सुनाई दे रहा है आपको? आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी, कि अब हिंदुत्व को हमें पहले समझना चाहिए कि ये हिंदुइज्म से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कैटेगरी है। जैसे कि हम इस्लाम को पॉलिटिकल इस्लाम से सेपरेट करते हैं, वैसे हिंदुत्व को हिंदुइज्म से सेपरेट करना चाहिए। और हिंदुत्व के साथ जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, नेशनलिज्म की बात करी, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है टर्म्स में। कि जब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में आप हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, क्रिश्चियन नेशनलिज्म नहीं कर सकते हैं, सिख नेशनलिज्म। ये टर्म भी जो है ये भी विदेश से आया है। क्रिस्टोफर जेफर लॉ ने इसको पॉपुलराइज किया, फिर हमारे मीडिया ने पिकअप कर लिया। हमारे 100 साल के आजादी के आंदोलन में कभी भी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता था। जब ये करने की कोशिश करते थे तो 1930s में ही नेहरू ने साफ साफ कहा था, भाई ये नेशनलिज्म कहां से हुआ, इसको हिंदू कम्युनलिज्म है ये। उनको कम्युनलिस्ट कहा जाता था, नेशनलिस्ट नहीं कहा जाता था। सेम चीज जो आप कह रहे हैं वो कास्ट के बारे में भी है। कास्टिज्म में और कास्ट मोबिलाइजेशन या कास्ट मूवमेंट में बहुत फर्क है। जैसे कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ 19वीं शताब्दी से मूवमेंट चल रहे हैं, पर उनको कोई कास्टिज्म नहीं कहता है। गांधी जी अगर एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो कास्टिज्म नहीं कहता है। परंतु जो कास्ट मोबिलाइजेशन होती है अंग्रेजों के एज ए लॉयलिस्ट, उनके पीछे लग के, उसको हम कास्टिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर आप रिलीजन को या कास्ट को या किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूसिविस्ट ग्रुप के हिसाब से मोबिलाइज करते हैं एज ओपोज टू द अदर, तो वो नेशनलिस्ट तो हो ही नहीं सकता। वो तो बाय डेफिनेशन उस नेशनलिज्म को तोड़ता है। इसीलिए वो ऑलमोस्ट ऑलवेज वो इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ था। कास्टिस्ट पार्टीज इंपीरियलिज्म के साथ जुड़े हुए थे, कम्युनलिस्ट पार्टीज सारे, चाहे मेजॉरिटी के चाहे माइनॉरिटी के, वो इंपीरियलिज्म के साथ जुड़े हुए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो हम उनको नेशनलिज्म से अलग कर दें। ये इनका सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। इनके साथ ये एंटी नेशनल है, नेशनलिज्म के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात जो आपने छेड़ी कि भाई आप कास्ट हिंदुइज्म की बात करते हैं, पर जब आप उसको उस मोबिलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हिंदूज को भी आप साथ नहीं इकट्ठे ले जा सकते। उसके अंदर भी जो कैटेगरीज हैं, ये तो लॉजिकल है। अगर आपकी पॉलिटिक्स ही एक्सक्लूसिविस्ट हो, ग्रुप बेस्ड हो, सिटीजन बेस्ड नहीं हो, पीपल बेस्ड नहीं हो, तो इसका लॉजिक ही यही होगा। आप देखिए कास्ट मूवमेंट्स में भी, दलित मूवमेंट के अंदर भी, अगर आप कहते हैं कि भाई हमें तो दलित मूवमेंट में हमें दलित का उत्थान करना है, तो थोड़े दिनों बाद पता लगता है जी कुछ दलित आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे दलित पिछड़े रह जा रहे हैं, तो फिर आप पिछले दलित को मोबिलाइज करते हैं। ऐसे करते सब डिवीजन होता जाता है, क्योंकि आप मोबिलाइजेशन ही इस बेसिस पे कर रहे हो। मोबिलाइजेशन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मोबिलाइजेशन होना चाहिए नागरिक के सिटीजन्स राइट के हिसाब से, जो कि विच कट्स अक्रॉस ऑल कास्ट, कट्स अक्रॉस ऑल रिलीजन। जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दूं, अगर एक आधा मिनट आप मुझे और दें, जी, अगर आपको सेक्युलरिज्म की अगर लड़ाई है मान लीजिए, तो ये लड़ाई जो है ये सिर्फ माइनॉरिटीज की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम राइट्स की, माइनॉरिटी राइट्स की लड़ाई सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं है, ये राइट्स की लड़ाई सबकी है ना। In other words, majority also must represent the minority. Similarly, caste movement में this is where Gandhi ji differed from casteist movements. उनका ये कहना था कि the upliftment of the Dalit will not be the sole task of the Dalit, it will be the responsibility of the upper castes. है ना। अगर आप इस मोटिवेशन के साथ चलें तो आपकी कोई डिवीजन नहीं होती है। परंतु जिस हिसाब से ये चलते हैं, ये एक्सक्लूसिविस्ट हैं, म्यूचुअल हेट्रेड पैदा करने वाले हैं, तो इनका तो लॉजिक ही ये होगा कि ये और तोड़ते हुए जाएंगे, और आप देख ही रहे हैं कैसे ये टूटते हुए जा रहे हैं और मोर एंड मोर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज की तरफ जा रहे हैं। आदित्य मुखर्जी सर, ये
आखिर राइट विंग की फंडामेंटल्स में दिक्कत कहाँ है? आखिर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम इनके साथ आती कहाँ से है, जहां से इतने पैरोकियल हो जाते हैं, इतने संकीर्ण हो जाते हैं आगे जाकर के? देखिए, जो मैंने कहा ना, फंडामेंटल प्रॉब्लम ही ये है कि आपका जो बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतंत्र पे बेस्ड नहीं है। वो इक्वल राइट्स ऑफ अ रिपब्लिकन, ऑफ अ सिटीजन पे बेस्ड नहीं है। ओप्रेस्ड और इक्वल राइट्स फॉर ऑल ओप्रेस्ड, ये आइडियाज उनके उसमें है ही नहीं, ये एक मॉडर्न आइडिया है ही नहीं है। ये आइडेंटिटी बेस्ड है कि जो भी, जिसका भी रंग मेरी तरह है वो मेरे साथ है, जिसका अलग रंग है दूसरी साथ है। रेसिज्म में और कम्युनलिज्म में कोई फर्क नहीं है, वो कलर के बेसिस पे है, परंतु वो भी बर्थ रिलेटेड है। ये रिलीजन के बेसिस पे है, ये भी बर्थ रिलेटेड है। कास्टिज्म भी आइडेंटिकल है। तो जो मोबिलाइजेशन इस बेसिस पे आप करेंगे वो आपको इंक्रीजिंगली संकीर्णता की ओर धकेलेगा, क्योंकि वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो नैरो से और भी नैरो होती जाएगी, क्योंकि आप उस आइडेंटिटी के बेसिस पे अपना कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज, दीज आर मूवमेंट्स व्हिच आर ट्राइंग टू अचीव पावर फॉर देमसेल्व्स, not for a value, not for a nation, not for, as I said, for the republic, for the people. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है इनमें मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सारे हिस्टोरियंस को पढ़ा, बड़े बड़े हिस्टोरियंस को, इसमें आप भी एक हैं, डीएन झा है, विपिन चंद्रा है, आर एस शर्मा जैसे लोग हैं, विलियम डेरलिम्पल को भी पढ़ा। सोसाइटी की अगर बात करें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ा, जेपी की वाई सोशलिज्म को भी पढ़ा, लोहिया को भी पढ़ा, लेकिन मैंने कहीं एक टर्म नहीं देखा। अमर्त्य सेन और नेहरू जैसे लोगों को भी पढ़ा है मैंने, लेकिन कहीं ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो एक टर्म यूज होता है आजकल, कल्चरल नेशनलिज्म, ये मुझे कहीं मिला नहीं। ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसमें समाज के ही 2/3 से ज्यादा लोगों को डिप्राइव रखने की, वंचित रखने की कोशिश होती है? जरा इसको हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली मेरे लिए आप समझाइए, समय की कोई कमी नहीं है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत में कभी था ही नहीं। हमारी जो नेशनल मूवमेंट जब शुरू होती है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 19th सेंचुरी में, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बेस्ड होती है। हमारे जो मॉडरेट्स हैं ये एंटी इंपीरियलिज्म पे बेस्ड थी, इकोनॉमी में बेस्ड था। और धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता गया, क्लासेस उसमें आने लगे, वर्किंग क्लास आने लगे, विमेन आने लगे, दलित आने लगे। तो एक इंक्लूसिव मूवमेंट था ये फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसमें संस्कृति का कोई इशू ही नहीं था। और जिनसे ये अपना जोड़ते हैं लिंक, अपने तिलक से, विवेकानंद से ज्वाइन करते हैं 1893 वो पार्लियामेंट से, इनके साथ तो इनका कोई लेना देना, इन्होंने विवेकानंद पढ़ा ही नहीं है। विवेकानंद जो कहते हैं इनका बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। वो हिंदू हेड, और इसको मैं भी इंडोर्स करता हूं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब इनका कोई संस्कृति के साथ कोई इनका लिंक ही नहीं है। पहली बात तो ये भारतीय संस्कृति को समझते ही नहीं है। भारतीय संस्कृति का जो इसकी ग्रेटनेस है, जो आप अमर्त्य सेन की बात कर रहे हैं, या इरफान हबीब, या जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले जो इसको बाहर लाते हैं, जिसको डिस्कवर करते हैं इन अ सेंस, कि इसकी ग्रेटनेस ही ये थी। आप ऋग्वेद से शुरू करिए और उपनिषद को देखिए कि उसमें एक उदारता, ओपननेस, और वसुधैव कुटुंबकम की बात है, लिविंग विद डिफरेंस। कोई एक यूनिटरी हिंदुइज्म करके कुछ था ही नहीं, हिंदू वर्ड ही नहीं था, जैसे सबने कहा। ये तो बहुत ही तो बाहर से आया हुआ वर्ड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल हु लिव इन दिस रीजन, है ना। तो डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं अजय जी से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये भी नहीं है कि बहुत हमारे एंशिएंट पास्ट में बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने डीएन झा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सेक्ट्स थे, बहुत ऑपरेशन थी, ब्राह्मणिज्म का बहुत डोमिनेशन था। आर एस शर्मा स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जिसके लिए उनकी किताब ही बैन कर दी। वो कहते हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि हमारा हिंदू राष्ट्र तो इतना बढ़िया था सबसे, कि कोई दलित तो कोई था ही नहीं जी, है ना। ये तो सब अंग्रेजों ने किया है, मुसलमानों ने किया है, कास्ट सिस्टम था ही नहीं, है ना, पर्दा भी नहीं था, सब कुछ ये मुसलमानों ने कर दिया। तो ये तो इनको छोड़िए, परंतु असल में जो है, किसी भी सोसाइटी में जो डिस्टिंग्विश करता है इंडिया को, कि हमारे ये डिफरेंसेस थे, परंतु एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रहा था। बुद्धिज्म से शुरू करके सबने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है कि बुद्धिज्म राइज क्यों करता है, जैनिज्म राइज क्यों करता है, टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, isn't it? One of the main reasons। और आप उससे ट्रेस करते जाइए भक्ति मूवमेंट से
ऑफ सूफी मूवमेंट से ऑर्गेनिक स्ट्रगल्स चलते रहे हैं और उनके नतीजे से कबीर भी पैदा हुए हैं। ये आज जो लोहड़ी मनाई जा रही है जी, किसके नाम पे होता है, क्या नाम कहते हैं उसको, दुल्ला भट्टी। अब ये दुल्ला भट्टी सब गा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुल्ला भट्टी तो मुसलमान था। आप सोचते हैं कि पंजाबी के साथ अभी आग लगा के कर रहे हैं, उनको पता है कि वो मुसलमान था, क्योंकि ये सवाल ही नहीं उठते थे। लैला मजनू किसी को पूछो तो उसको पता ही नहीं कि लैला भी और मजनू भी दोनों ही मुसलमान थे, हैं, और सारे हिंदू बच्चे लैला मजनू बनते। तो सोसाइटी हमारी जो एक इमर्ज कर रही थी टिल द 18th सेंचुरी, वो उसमें ये खासियत थी दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस जो डोमिनेंट ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे थे, जो पावरफुल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे थे, खास करके भक्ति सूफी मूवमेंट पे फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, उस पे इंटरप्शन लाती है कॉलोनियल रूल। और उस इंटरप्शन को लाने में उनके जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं ये कम्युनलिस्ट और कास्टिस्ट। वो उनके बेस पे बन के ये इस मूवमेंट को तोड़ते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीजें और कहना चाहूंगा। ये जो आपने कहा कि ये जो पोस्टें वगैरह नहीं फिल होती हैं रिजर्वेशन के, ये ओबीसी के पोस्ट वगैरह, इस पे भी मेरे ख्याल शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इशू सिर्फ ये रिजर्वेशन सीट भरने की नहीं है। आपके आइडियोलॉजी में अगर अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट कम्युनिटी है तो रिजर्वेशन तो बहुत बाद में आता है, पहले आप एजुकेशन तो दीजिए। 1 out of 3 children in India do not go to school. स्कूल गोइंग एज के आप ये उस सरकारी स्टैटिस्टिक्स मत लीजिए, वो तो फिर सबकी नौकरियां चली जाएंगी स्कूलों में, पर जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्कूल में होता है वो 1 out of 3 children do not go to school एवरेज। तो आप ये सोचिए कि जो दलित के कितने परसेंटेज नहीं जाते होंगे, 90 to 95% नहीं जाते हैं, मतलब दे डोंट कंप्लीट स्कूल, घुस गए स्कूल में 1 साल 2 साल निकल, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। तो नहीं है ना, तो फिर आप उनके लिए रिजर्वेशन का क्या मतलब हुआ, है ना। फिर आप पोस्टें भरने की बात करते हो, मतलब असली बात जो है, तो इनके प्रोग्राम में कभी भी एक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल तो था ही नहीं। इन्होंने जब हिंदू, जिसको हिंदू कहा जा रहा है, ये जो डाइवर्स कम्युनिटीज थे, कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज थे, इनका जो सबसे रिएक्शनरी एलिमेंट था, इसको इन्होंने हिंदुइज्म डिस्क्राइब किया। और जो बिल्कुल रविकांत जी ने सही कहा, जो कि कॉलोनियल डिस्क्रिप्शन था, जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन था, उसको इन्होंने कहा जी ये हिंदुइज्म है। अभी हम क्यों मान ले कि ये हिंदुइज्म है ना, और ये हिंदुइज्म है, और इसीलिए इनका जो डोमिनेंट टेंडेंसी है वो ब्राह्मणिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु ये भी है कि वो सोशल रिफॉर्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू कीप द हिंदू टुगेदर अगेंस्ट द मुस्लिम है ना। तो मुस्लिम को मारने के लिए चाहे वो दलित से भी हाथ मिलाना पड़े। आफ्टर ऑल गुजरात राइट्स में दलित्स एंड ट्राइबल्स वर द पीपल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड टू किल द मुस्लिम्स, और यही आप यूपी में कर रहे हैं। ओबीसी मतलब पिछड़े हुए लोगों को उनको ले जा रहे हैं इस गंदगी की तरफ। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज छोड़ दिए हैं या मनुवाद को छोड़ दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात, मैं अगर 1 सेकंड आप देंगे मेरे को, तो इतने अच्छे विद्वान लोग बोल रहे हैं, तो आई वांट टू मेक माय इनपुट आल्सो। जैसे रविकांत जी ने, नहीं सर, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज। समय पूरा है, आप बोलिए, समय की कमी नहीं है। जैसे आपने गांधी और अंबेडकर की जो बात करी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस पे नजर डालना, क्योंकि एक सिंपलिस्टिक अंबेडकराइट व्यू भी प्रो दलित नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बात तो गांधी और अंबेडकर में जो इतना बड़ा डिफरेंस बताया जाता है वो सही नहीं है हिस्टोरिकली। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स वर द सेम। In their own lifetimes, they had great respect for each other. 1947 में अंबेडकर की फॉलोइंग 0 थी, इन द सेंस कोई इलेक्शन नहीं जीत पाते थे, है ना। क्या फॉलोइंग थी उनकी? कौन उनको इंसिस्ट करते हैं? इट इज गांधी जी हु इंसिस्ट दैट अंबेडकर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। कोई जरूरत थी कांग्रेस को उस वक्त अंबेडकर लाने में? वो उनको परसुएट किया, कहते हैं कि इनको लाइए आप। नेहरू के पहले कैबिनेट में कौन होते हैं? अंबेडकर होते हैं। He was not part of the Indian National Congress. He was opposed to the Indian National Congress. Indian National Congress के पास सीटों की कोई कमी नहीं थी, लोगों की कोई कमी नहीं थी।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो डिस्क्रिपेंसी बताया जाता है ये बिल्कुल गलत है, ये था नहीं। एज फार एज द पूना पैक्ट इज कंसर्न, पूना पैक्ट में गांधी जी वाज विलिंग टू गिव अप हिज लाइफ ऑन नॉट कि भाई दलित का वो नहीं होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल 19th सेंचुरी से उनका ये सेंट्रल वो रहा है, गोल रहा है। मुझे कोई एक पॉलिटिशियन दिखा दीजिए जो दलित का जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो अपने आप को अपना लेता है फ्रॉम साउथ अफ्रीका डेज, विच इज क्लीनिंग अदर पीपल्स रिफ्यूज। टॉयलेट साफ करना वो तो वहां से करते जा रहे हैं और आखिर तक करते गए और करवाते गए, सबसे अपने फैमिली से भी करवाते गए, जस्ट टू से कि डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। मुझे एक और पॉलिटिशियन बता दीजिए जो कि 2 साल पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं 32 के बाद, और 2 साल और कुछ नहीं कहते मैं सिर्फ दलित अनटचेबिलिटी के इशू में सारे हिंदुस्तान घूमूंगा और आई विल आर्ग्यू विद द अपर कास्ट, I will persuade them, and used to go and sit in temples and पंडित को बुलाते थे कि आप मेरे से आर्ग्यू करो, बताओ कहाँ हिंदुइज्म में लिखा है कि ये होना चाहिए। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स वर द सेम। गांधी जी इसलिए इस पे लड़ पड़े थे क्योंकि ये पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है दलित, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशन, दो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आप एक सीट रिजर्व कर दीजिए, मान लीजिए आपने एक दलित के लिए या मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व कर लिया, पर उस मुस्लिम या दलित को अपने सीट जीतने के लिए सबको मोबिलाइज करना पड़ेगा, अपर कास्ट को भी, लोअर कास्ट को भी, सबको, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट में जो होगा वो कैंडिडेट भी दलित होगा और इलेक्टोरेट भी दलित होगा और दूसरे से कोई कुछ लेना देना ही नहीं है आपने। जैसे आजकल एमएलसी के इलेक्शन में होता है स्टेट लेवल पे कि जो सबका अलग-अलग सेगमेंट बटा होता है, वैसे ही वो अलग है, वो अलग है। ये है आइडेंटिटी बेस्ड कि मुस्लिम सीट पे सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ मुस्लिम वोटर होगा, मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा, और तो उसका नतीजा ये होगा कि वो he doesn't have to bring in a single Hindu person to accept his position। तो वो तो टू नेशन थियरी का तो बर्थ ही है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये अंग्रेज लाते हैं द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर दिस रीजन। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द हार्ट ऑफ द ब्रेक ऑफ द कंट्री। तो उसी प्रिंसिपल को वो लाने की कोशिश कर रहे थे इन कास्ट, एंड गांधी जी सेड आई विल रादर डाई देन अलाउ दिस टू हैपन, एंड अंबेडकर सॉ दैट पोजीशन। गांधी जी ने कहा कि जो इनके प्रोपोर्शन है आप उससे प्रोपोर्शन से ज्यादा सीटें दे दीजिए उनको, दलित को, और दिलवाया भी। पूना पैक्ट अगर आप देखेंगे तो देखेंगे पूना पैक्ट में गांधी जी जितनी प्रोपोर्शन दलित की आप उससे ज्यादा सीट दीजिए, परंतु सेपरेट इलेक्टोरेट मत करिए क्योंकि उससे देश टूट जाएगा। दलित मतलब जो अपर कास्ट है उसको दलित के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही दलित को अपर कास्ट को समझाने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल ही एकदम वो है। ये इशू था इन दोनों में। आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। ये बहुत ओवर एग्जैजरेट किया जाता है इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई थिंक दे वर मोर, इनके ऑब्जेक्टिव्स वर द सेम, there were differences of opinion and they were able to overcome them over time largely। ये भी कहते हैं गांधी जी was defending caste। अब आप गांधी जी के स्टेटमेंट्स ले लेते हो 1907-8 की, और बाद के स्टेटमेंट्स भूल जाते हो। गांधी जी 100 बार ही कह चुके हैं, इफ यू हैव एनी फेथ इन माय ब्रेन्स एंड माय सैनिटी, कि मैं पागल नहीं हो गया हूं, तो प्लीज जो मैं बाद में कह रहा हूं, सिंस आई एम अ ग्रोइंग पर्सन, जो मैं बाद में कह रहा हूं उसी को आप मेरा वो सोचिए और मेरे एक्शन को मेरे भावना सोचिए, आइडियाज सोचिए, ठीक है ना। तो गांधी जी ओवर टाइम वाज यूजिंग द सेम लैंग्वेज एज अंबेडकर। एनाइलेशन ऑफ कास्ट के पहले गांधी जी कहते हैं कास्ट हैज टू गो। जी मैं रविकांत जी, मैं आपको अभी एक रीसेंट किताब आने वाली है, पीएचडी थीसिस है ऑन गांधी एंड अंबेडकर, वेयर दिस हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली शोन that how basically they are saying the same things। सर उसका नाम भी बता दें जिससे उसको पढ़ सकूं। हाँ, अभी ये सुजय विश्वास एक दलित स्कॉलर है, उन्होंने लिखा है, अभी प्रिंट में आई नहीं है, इसीलिए मैं अभी आपको भेज नहीं पा रहा हूँ, पर अगर आप मुलाकात करेंगे तो आई विल सेंड यू मेनी ऑफ हिज आर्टिकल्स जिसमें इन्होंने ये आर्ग्यू किया है। छापा इन्होंने कई जगह, परंतु किताब अभी आने वाली है। एक चीज जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक अगर आखिरी कमेंट और मैं कर दूं। जी बिल्कुल, आपको सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे।
ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया अभिषेक जी, कि ये शुरू तो करते हैं कि भाई हिंदू सोसाइटी करके, और फिर धीरे धीरे वो और भी संकीर्ण बनते जाते हैं, और उस हिंदू सोसाइटी में से ग्रुप्स छूटते जाते हैं, इंक्लूड नहीं होते जाते बल्कि छूटते जाते हैं। ये क्यों होता है? तो मैंने जो शुरू में ही कहा था कि अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करोगे, पीपल बेस्ड नहीं करोगे, पोर बेस्ड नहीं करोगे, तो ये इनएविटेबल है, क्योंकि फ्रीडम जो है वो डिविजिबल नहीं है। अगर आप मुसलमान को एक्सक्लूड करते हो आज, है ना, हिंदू आइडेंटिटी के नाम पे मुस्लिम को एक्सक्लूड करोगे, है ना, फिर हिंदू आइडेंटिटी के नाम पे आप दलित को एक्सक्लूड कर दोगे, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर दोगे, फिर आप ओबीसी को एक्सक्लूड कर दोगे, है ना। तो क्योंकि वो उसका जो इनहेरेंट, जो आपका जो सबसे बड़ा है कि इसकी उसका व्हाट इज द बेसिक रीजन कि ये टूटते क्यों है, क्योंकि इसका लॉजिक ये है, क्योंकि ये लॉजिक इज नॉट बेस्ड ऑन द पीपल, ऑन अ सिटीजन। ये सिटीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ही नहीं है। जो सिटीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगा, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होगा, उसमें ये इनएविटेबल है दैट इट विल गेट नैरोअर एंड नैरोअर। आप कोई भी कम्युनल पार्टी को देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे सिखों में हो, वो धीरे 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 वो मतलब पहले तो जरा ब्रॉड होती है, और धीरे 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 सिख कम्युनलिज्म फॉर एग्जांपल एंड भिंद्रा वाले, है ना, या तो तुम मेरे साथ हो, नहीं तो मैं तो निरंकारियों को मार दूंगा, है ना, दूसरे सिखों को भी मार दूंगा, है ना। तो सेम थिंग हैपेंस इन इस्लाम आल्सो। इस्लाम फंडामेंटलिस्ट, अब तालिबान जो है वो मुसलमानों को ही मारती है ज्यादा, है कि नहीं, है ना। तो हिंदू फंडामेंटलिज्म भी जो होगा तो वो धीरे धीरे हिंदू ही मरेंगे। इसलिए मैं कहता हूं द डिफेंस ऑफ द माइनॉरिटीज, द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द डिफेंस ऑफ अस एज हिंदूज। हम मुसलमान को सपोर्ट, हम मुस्लिम राइट्स या माइनॉरिटी राइट्स को सपोर्ट करके हम अपने राइट्स बचा रहे हैं। अगर हम उनको जाने देंगे, आप जिस दिन आपने कश्मीर को जाने दिया, आपने बंगाल और पंजाब का रास्ता खोल दिया है। You should not protest when somebody else is rights is being taken away. Your rights will also be taken away. हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खतरा यही है। एक चीज सर और जानना चाहेंगे, क्योंकि एक जो समझ में नहीं आता है कि सिंस इंडिपेंडेंस राइट विंग के लोगों और धर्मांधता को, कम्युनलिज्म को कभी भी आम लोगों ने वो प्रश्रय नहीं दिया, वो स्पेस नहीं बनने दिया। क्योंकि कांग्रेस में भी उस समय अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, हार्डकोर सेकुलर लोग थे, थोड़े बहुत हिंदुइज्म को मानने वाले लोग भी थे, हर तरह का सेक्ट मौजूद था। ये आज के दौर में क्या हो गया है, खास करके पोस्ट 85, ये स्पेस धीरे धीरे ऑक्युपाई करते हुए चली गई राइट विंग। ये कहाँ, ये लैक कहाँ हुआ है इंडिया में, पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल पार्टी से या सोसाइटी से? बहुत ही अहम सवाल है अभिषेक जी, इसके बारे में हम बहुत सोचते रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इसके बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि इसके 2-3 जवाब हमने कोशिश करी है लिखने की इसके बारे में। भाई पहला तो अंडरस्टैंडिंग ये था कि सारा जो डिवीजन है ये थर्ड पार्टी कर रहा है, इंपीरियलिज्म चला जाएगा, व्हिच इज ट्रू कि ब्रिटिश रूल ने किया, कॉलोनियलिज्म ने डिवीजन किया, पर अजम्पशन ये था कि ये चले जाएंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। अब तो पहली बात तो ये ठीक नहीं था, क्योंकि एक बार कम्युनल आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में घुस जाए तो उसको आपको डायरेक्टली लड़ना पड़ता है, आइडियोलॉजिकल बैटल। दूसरा ये था कि जैसे जो नेहरू जी सोचते थे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कि प्रोग्रेस होगी, स्टील मिल बनेंगे, डैम्स बनेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है तो लोग ये छोटे मोटे संकीर्ण भावों से अलग हो जाएंगे। ये भी नहीं ठीक निकला। जो ज्यादा प्रोग्रेसिव एरियाज है वहां ज्यादा कम्युनलिज्म है, जहां बहुत ज्यादा गरीब एरिया, फार आउट एरिया, वहां पे है ही नहीं, है ना। तो ये भी ठीक नहीं निकला। गलती हमारी ये रह गई आजादी के बाद, थोड़े सालों के बाद, टिल द 60s ये एफर्ट था। 60s के बाद से खास करके एफर्ट ही छूट गया कि एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। और ये लोग 1951 में इन्होंने अपना स्कूल खोल लिया, पहला आरएसएस ने, ये शिशु भारती का। एक स्कूल से शुरू करके अब इनके हजारों स्कूल हैं, लाखों टीचर्स हैं, और लाखों बच्चों को घृणा, हेट सिखाया जा रहा है दूसरों के बारे में। अब उसके बारे में इसके स्कूलों में यही हो रहा है। सही बात है, देखी होगी हमारी किताब आरएसएस स्कूल टेक्स्ट, वो बुक है मेरे पास, अभी पड़ी हुई है। सर मैं अभी सर हाल के दिनों में मैं विद्या भारती के एक उसमें लेक्चर देने गया था,
मुझे पता चला इनके जो विद्या भारती के तमाम सारे संस्था है और जगह, उनके पास में जो एसेट है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का। बिल्कुल। तो बिल्कुल, आप और समझ सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ इनका एसेट है, इसके अलावा बाकी और जो होगा। तो ये स्थितियां हैं। तो और इनके इस तरह से 24-25 संगठन है डिफरेंट, और सबके पास में एसेट्स बहुत ज्यादा है। ये है। और ये हुआ रिसेंट ईयर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। ये एफर्ट तो इनका 50s से चलता जा रहा था, परंतु इनके पास सत्ता नहीं था। जब से सत्ता इनके हाथ में आने लगी है, सबसे पहले सत्ता के पास आए जनता पार्टी के टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम है कि आरएसएस और बीजेपी, तो उसको बीजेपी नहीं थी, जनसंघ मर्ज हो गई थी। तभी से उन्होंने अटैक कर दिया ये स्कूल टेक्स्ट बुक्स पे, ये सारे की सब रामिला थापड़ बिपिन चंद्रा की किताब बैन करो एटसेट्रा एटसेट्रा, तब शुरू किया था 77 में, आप याद रखिएगा। उसके बाद ये पावर में जब आए, एक्चुअली पावर में आए, उस वक्त वो नहीं कर पाए थे क्योंकि पावर में नहीं थे। जब पावर में आए तब इन्होंने, जो अभी अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने स्टेट पावर को यूज किया। ये अपना जो इनके सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनको फंडिंग करने में इन अ मैसिव वे। अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में आरएसएस की किताबें पढ़ाई जा रही है ना। तो आप सोच सकते हैं, नई वाली एनसीईआरटी आप देखें कितनी बकवास बनी है वो। तो यही तो बात है कि अब जब स्टेट कम्युनलिज्म को फैलाए, तब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गया है अभी। और ये आपने जो कहा कि हमारे में कमी कहाँ रहेगी, हमारे में कमी रहेगी ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की। कि हमने अज्यूम कर लिया था ये लूनाटिक फ्रिंज है, जो एलीट है इंडिया की, क्योंकि वो हमारे बच्चे तो उससे नहीं सफर करते थे ना, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते थे, है ना, वो तो आरएसएस की स्कूल में नहीं जाते थे। पर आपने अब देख लिया ना कि अब जनता ज्यादा उधर चली गई है। मुखर्जी सर, आरएसएस के और बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, उनके बच्चे भी मिशनरी स्कूलों में जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में जाते हैं। वो खुद आरएसएस के स्कूलों में नहीं भेजते हैं। बिल्कुल जाते हैं। और वो उनके बच्चे हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका में रहना चाहते हैं और यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं। वहां पे ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप बताइए, अगर वहां क्रिश्चियन राष्ट्र हो गया तो हमारे ये जो हिंदुइज्म, ये बीजेपी को फंड करने वाले सारे जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको तो सबसे पहले निकाला जाएगा। जी, इनको ये लॉजिक नहीं समझ आती इनको कि इनका जो कर रहे हैं, और विदेश में इसका इतनी निंदा हो रही है इसलिए जो हम कर रहे हैं, कि दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेंट कम्युनिटी एट द मोमेंट, जो एजुकेटेड माइग्रेशन है अब्रॉड, चाइना से भी ज्यादा इंडिया का है। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर नाउ वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप अपने देश में कह रहे हो कि मुसलमानों को मार दो, क्रिश्चियनों को भगा दो। ये कभी चल सकता है?